Good afternoon, everyone. Good Good afternoon. afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good एक बार afternoon. दर्शिका गुड दर्शिका आफ्टरनून एक बार मैम। फिर हमारे साथ है। आस्था, गुड आफ्टरनून। अपनी खूबसूरत कलरफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ। दर्शिका, यस मैम। आर यू देयर? यस मैम। Ready with everything? यस मैम। Okay. The class is all yours now. थैंक All यू the मैम। best. थैंक यू। गुड All the आफ्टरनून best. क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. हम लोग माध्यमिक शिक्षा पढ़ रहे थे। सभी को मेरी स्लाइड शो हो रही है? Yes, ma'am. यदि बीच में ना शो हो, कुछ भी हो तो बता दीजिएगा मुझे। आवाज तुम्हारी थोड़ी सी धीमी हो रही है, तुम आवाज को थोड़ा सा चेक कर लो। स्लाइड्स दिख रही है प्रॉपर। यस आवाज तुम्हारी थोड़ी सी धीमी है। अभी ठीक आ रही है? हाँ ओके मैम, मैम। आवाज आ रही है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे माध्यमिक शिक्षा के बारे में। माध्यमिक शिक्षा चूँकि बहुत बड़ा आयोग है और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि संगठनात्मक व्यवस्था जो आयोग ने क्या प्रस्तुत की थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसमें पहला बिंदु ये था कि माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा की कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि कोई भी कुछ जो पहले का पाठ्यक्रम था, कुछ नवीन जैसे क्लास 6 जब स्टार्ट होता है कुछ नई चीज़ें आ जाती थी। कक्षा 6 को कक्षा 5 से जोड़ने के लिए, बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए और जो कहते हैं कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए आयोग ने ये एक सुझाव दिया था कि जब हम बालकों को थोड़ा सा पीछे पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए चलेंगे तो उनके लिए समझना, अध्ययन करना बहुत ही सहज हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरा बिंदु था कि माध्यमिक शिक्षा की कुल अवधि 4+3 बराबर 7 वर्षीय होनी चाहिए। आयोग ने ये कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो 2 भागों में बटी होनी चाहिए। जो पहले के 3 वर्षीय हो गए जो मिडिल या सीनियर बेसिक शिक्षा के नाम से, और दूसरे जो 4 वर्षीय थे वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हो। पहले के जो 3 वर्षीय मिडिल या सीनियर बेसिक शिक्षा थी उसके अंतर्गत क्लास 6, 7 एंड 8 होना चाहिए। उन्होंने 2 भागों में विभक्त किया जिससे कि छात्रों को विषय समझने में या फिर अपने आप को उसमें जोड़ने में असुविधा ना महसूस हो। तथा दूसरा भाग जो दिया उन्होंने 4 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, उसके अंतर्गत 9th, 10th एंड 12th एंड 11th इन 4 वर्षीय कक्षाओं को रखा गया। इसी क्रम में दूसरा बिंदु था कि माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए होनी चाहिए। आयोग ने ये कहा, ये सुझाव दिया कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो जो माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए वो 11 से 17 वर्ष के आयु के बालकों को ही देनी चाहिए, क्योंकि बालक का निर्माण हो रहा होता है। आयोग ने इस चीज को विशेष ध्यान दिया, इस पर विशेष प्रकाश डाला कि यदि हम एक ये जो आयु होती है 10 या 11 वर्ष की आयु आती है तब बालक के अंदर कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सभी कुछ जो भी वो अपने आसपास की घटनाओं को देख रहा होता है, जो भी चीज़ों को देख रहा होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ जानकारी करने की इच्छा होती है। तो आयोग ने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो 11 से 17 वर्ष की होनी चाहिए। इसी क्रम में दूसरा अगला था कि स्नातक कोर्स 3 वर्ष कर दिए जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा 11 व 12 वाली वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा के स्वरूप को बदलकर कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाए तथा कक्षा 12 को
विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया जाए। इनका ये सुझाव इसलिए था कि जैसे कि हम प्राथमिक शिक्षा को उधर उस माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसी क्रम में हम इस जो आगे से उसको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो अभी जो उस समय की जो वर्तमान कक्षाएं जो थी वो 11th और 12th जिस मतलब जो भी उसका जो पाठ्यक्रम था वो एक वे में चल रहा था कि हम वहीं तक कनेक्ट करके रखेंगे। अब उसके बाद जो स्नातक कोर्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते थे कि बीए बीएससी बिल्कुल डिफरेंट हो जाते थे। तो आयोग ने ये कहा कि जो भी पाठ्यक्रम रखा जाए वो लिंक करता हो, मतलब कि 12th से रिलेटेड हो, जो आगे सब कोई भी कोर्स अगर आए तो उससे वो कनेक्ट होता हो। इसी क्रम में अगला बिंदु था कक्षा 10 उत्तीर्ण कर लेने के बाद 1 वर्षीय पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पूर्ण कर देने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश किया जाना चाहिए। आयोग ने ये सुझाव दिया कि जो बच्चे कक्षा 10 उत्तीर्ण कर लेने के बाद में हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कह दीजिए कोर्स रखे जाएं जिससे छात्रों को 10th के बाद में ही हायर एजुकेशन की शिक्षा मिल सके या फिर कुछ ऐसे डिप्लोमा रख दिए जाएं जो उससे बालक अगर 11th और 12th की शिक्षा नहीं लेना चाहते तो वहीं से उनको हायर की एजुकेशन मिल सके। इसी क्रम में आयोग ने कहा कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की जाए। जैसे कि हम देख रहे थे कि जो हमारा देश था वो विकास करने की दिशा में चल चुका था, तो देश में कई नगर कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कुछ ना कुछ नवीन चीजें थी, जैसे कि कोई सभी राज्य किसी न किसी स्पेशल संपदा से थे, कुछ ना कुछ स्पेशल उनमें था। तो आयोग ने ऐसा प्रस्तुत किया, जो सुझाव था उन्होंने प्रस्तुत किया कि जो देश में प्रमुख शहर हैं उनको कुशल कारीगरों की आवश्यकता है। उनको अगर हम कुशल कारीगर निर्माण मतलब करेंगे, कुशल कारीगरों का निर्माण करेंगे तो हम अपने देश को एक नए क्षेत्रों में विकसित कर पाएंगे। अब कारीगर अगर निर्माण करेंगे तो निर्माण के लिए कुछ विद्यालय भी चाहिए, तो उसी क्रम को बढ़ाने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की जाए। आयोग ने ऐसा कहा कि अगर उद्योग होंगे तो उनके लिए टेक्निकल चीजें मतलब विद्यार्थी भी उसी तरह के चाहिए, जिस तरह का क्षेत्र होगा उसी तरह के ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की जाए। इन्हीं कॉलेजों में स्थानीय उद्योगों को बढ़ाने के लिए उनमें संबंधित तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए। यानी अगर पॉलिटेक्निक विद्यालय स्थापित हो रहे हैं या फिर बीटेक के टेक्निकल कोर्स आ रहे हैं या फिर और भी अदर कोर्स आ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड उनमें ज्ञान भी दिया जाए, ताकि जो हमारा आयोग का जो सुझाव है वो कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध हो सके। अगला बिंदु था कि माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। आयोग ने ये सुझाव इसलिए दिया क्योंकि बहुउद्देशीय विद्यालय जब स्थापित किए जाएंगे तो बालकों की रुचि के अनुसार हम कई चीजें देखेंगे कि उनका जो इंटरेस्ट है वो किस क्षेत्र में है। जैसा कि जो बालक हैं वो कारीगर जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह इन सब टेक्निकल चीज़ों में जाना चाहते हैं तो उनसे बालकों की रुचि उसमें देखी जा सकेगी। और जो बालिकाएं हैं उनके लिए कई सारे क्षेत्र आ जाएंगे, जैसे कि सिलाई कढ़ाई बुनाई और भी कई काम होंगे। और बालकों के लिए लकड़ी का काम जैसे और चमड़े का काम, धातु का काम, इन सब जब बहुउद्देशीय विद्यालय होंगे तो उसमें तरह तरह के पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे, तरह तरह के कोर्स रखे जाएंगे। तो हमारा जो बालक है वो उन्हीं कोर्सों में अपनी रुचि दिखाते हुए अपने आप को उसमें
करेगा। इसी क्रम में अगला बिंदु है कि माध्यमिक स्तर पर प्रातः 8 से 6 बजे सायं तक कुछ विशेष आवासीय विद्यालय भी स्थापित किए जाने चाहिए, जिनमें बालकों को दोपहर का भोजन भी दिया जाना चाहिए। ऐसा आयोग ने कहा कि जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है वो बालकों को सुबह प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक की देनी चाहिए। वहीं उनका आवास भी होना चाहिए, यानी आवासीय विद्यालय होने चाहिए जिससे वो वहीं रहकर सीखें। और जो बालक है, जो ये बालक बालिका है, उनको भोजन की भी व्यवस्था करानी चाहिए, यानी दोपहर का भोजन भी दिया जाना चाहिए। आयोग ने ये सुझाव इसलिए दिया कि बालक है उसका, अगर हम आवासीय विद्यालय खोलेंगे, बालक को वहाँ रहकर शिक्षा दी जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं पूरे दिन उन सब चीज़ों में लिप्त रहेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा। और अब आज जैसे हम देखते हैं कि बालक विद्यालय जाने के बाद में घर जाता है, फिर जब तक वो अपनी क्लास में रहता है तब तक तो उसका इंटरेस्ट बहुत डेवलप होता है, उसका जो कहते हैं मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है कि हम क्लास में बैठे हैं, आज हम ये काम कर लेंगे, घर जाके इतने सारे काम, इतने असाइनमेंट जो है वो सब निपटा देंगे। लेकिन घर जाने के बाद में बालक उन चीज़ों को भूल ही जाता है, उसके दिमाग से ये चीज़ें निकल जाती है कि वो क्या करने वाला था और कितना मोटिवेट हुआ था क्लास के अंदर। घर जाके वो सब सारी चीज़ें चली जाती हैं और वो खेलने कूदने में दिमाग लगाने लगता है। और अगर वही चीज़ें अगर आवासीय विद्यालय में होंगी तो बालक खेले कूदेगा भी, उसको वो भी समय दिया जाएगा, लेकिन जो उसका टाइम टेबल होगा वो बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से होगा। कोई भी चीज़ असमय नहीं होगी। अगर शाम का समय होगा तो वो खेलने में बिताएगा, अगर दोपहर का समय होगा तो हर चीज़ एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से लगा के दी जाएगी। वो बालकों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी और उसके जीवन को भी काफ़ी प्रभावित करेगी। आयोग ने अगला सुझाव दिया, बालिकाओं के लिए पृथक माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो सह शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों की शिक्षा का प्रबंधन किया जाए। आयोग ने यह सुझाव दिया कि जो बालिकाएं हैं उनके लिए अलग माध्यमिक विद्यालय खोले जाए, और यदि नहीं खोले जा सकते हैं तो सह शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों की शिक्षा को प्रबंधित किया जाए। यानी अगर नहीं खोले जाते हैं तो को एजुकेशन को भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्रों में क्या होता है कि दोनों अलग अलग विद्यालय स्थापित हो जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं हो पाता है या वहाँ विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए फिर वहाँ पे क्या है, उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि को एजुकेशन को कहीं ना कहीं हमें जोर देना चाहिए कि अगर हम विद्यालय नहीं खोल सकते तो हमें को एजुकेशन देनी चाहिए वहाँ पर। आयोग ने अगला सुझाव दिया कि योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि जो बालक या बालिकाएं धन के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं या वो शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन उस चीज़ का महत्व तो नहीं समझते हैं कि शिक्षा तो एक लालच स्वरूप या फिर एक सहयोग स्वरूप छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वो उसके अंदर कहीं ना कहीं, जब बालक जानते ही है कि उनको अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ भाई अगर विद्यालय जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। तो बालकों को ये उनको अपनी ओर आकर्षित करने, विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति का प्रलोभन भी देना चाहिए ताकि वो शिक्षा के लिए प्रेरित हो सके। और छात्रवृत्ति कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि धन के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाए ताकि वो अपने जीवन है वो जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसको वो आसानी से ग्रहण कर सकें। आयोग ने अगला सुझाव दिया कि पब्लिक स्कूल को बंद न करके इनकी सरकारी आर्थिक सहायता पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। ये
प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा था उस समय भी कहीं ना कहीं विद्यालय ऐसे खोले जा रहे थे जो कि सिर्फ शिक्षा न देकर पैसे पर फोकस किया जाए। तो आयोग ने ये सुझाव दिया कि जो पब्लिक स्कूल है उनको बंद ना किया जाए, लेकिन उनको सरकारी आर्थिक सहायता जो मतलब उनके अंदर एक ऊपर एक कमेटी बिठाई जाए या उनको सरकार से जोड़ने का प्रयास किया जाए, ताकि वो किस प्रकार की व्यवस्था से चला रहे हैं, कितना वेतन दे रहे हैं, कितना उनसे जो है कि शिक्षा शुल्क ले रहे हैं, उन सब चीज़ों पर कमांड रखने के लिए कहा गया कि वो जो है अपनी मनमानी ना कर सके, पब्लिक स्कूल बंद ना किए जाए, क्योंकि वहाँ पे अच्छी अच्छी सुविधाएं वो दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं नई चीज़ों से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको बंद करने का कोई लाभ नहीं था। उनको बंद ना करके उनको सरकार से कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया जाए, ताकि जो उनके अंदर जो कमियां थी उनको सुधारा जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि की शिक्षा प्रदान करने के लिए माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, इनको बढ़ावा देने के लिए भी फिर माध्यमिक विद्यालय खोले जानी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे इन सब कृषि में इंटरेस्ट रखते हैं या पशुपालन में इंटरेस्ट रखते हैं या ये पैतृक व्यवसाय उनका रहा हो, तो अगर उसमें कुछ नया करना चाहते हो या कुछ एडिशनल, जैसे पहले जो था, पहले की जो शिक्षा थी वो सिर्फ ज्ञान आधारित थी, मतलब वेद पुराण इन सब चीज़ों से कनेक्ट करते हुए थी, और जो नए आयोग बनाए जा रहे थे उनके ये सुझाव प्रस्तुत हो रहे थे कि जो आज हमारी दृष्टि में जो सूक्ष्म है, जैसे कि कुटीर उद्योगों में हो गया, जो हस्तकला हो गया, कुछ बालिकाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती हैं, वो सिलाई के माध्यम से या फिर बुनाई के माध्यम से कुछ नई चीज़ें, टेक्निकल कुछ नई चीज़ें ला सकते हैं। तो उनको बढ़ावा देने के लिए आयोग ने कहा कि माध्यमिक विद्यालय खोले जाए, उनमें उन चीज़ों को भी बढ़ावा दिया जाए। आयोग ने कहा कि कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा आदि के उच्च शिक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के बाद 1 वर्षीय पूर्व व्यवहारिक पाठ्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए। आयोग ने एक सुझाव जो दिया था कि 10th के बाद में 1 वर्ष के बाद में एक विश्वविद्यालय जैसा एक पाठ्यक्रम रखना चाहिए। उसी तर्ज पे उन्होंने उच्च शिक्षा आदि उन्होंने जो उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के बाद भी एक नए पाठ्यक्रम को रखने का सुझाव दिया, ताकि जो कृषि और इंजीनियरिंग है और जो चिकित्सा है, इनके जो एक डिप्लोमा तैयार किए जाए, जिससे जो 12th के बाद में जो भी डिग्री डिप्लोमा हो वो आसानी से ले सकें, वो हायर एजुकेशन जो BA BSc इस टाइप के जो कोर्स है उनमें न जाना चाहें, तो उनके पास एक ऑप्शन के रूप में दूसरा भी कोर्स होना चाहिए, जो वो चिकित्सा के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और कृषि, जैसे कि अभी इस समय चल रहे हैं, बीटेक हो गया और BSc एग्रीकल्चर हो गया और चिकित्सा और भी मेडिकल लाइन हो गई, इन सब क्षेत्रों को वो चुनाव कर सके। अब भाषा नीति पर आयोग के जो सुझाव थे हम उनको देखेंगे। आयोग ने भाषा नीति पर बहुत अच्छे सुझाव नहीं दिए, बहुत ध्यान भी नहीं दिया। इस विषय पर आयोग का जो था वो थोड़ा सा विरोधाभास था, उत्पन्न हो रहा था उस समय। वो भाषा को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देना चाह रहे थे और समस्याएं भी आ रही थी, क्योंकि हिंदी तो उस समय चल ही रही थी, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंग्रेजी को भी महत्व देना चाह रहे थे, उसमें भी चिंतन चल रहा था। और आयोग ने कहा कि संविधान द्वारा हिंदी को केंद्रीय राजकाज की सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और कुछ समय बाद हिंदी केंद्र व राज्य सरकारों की मध्य
पत्र व्यवहार की अधिकृत भाषा बन जाएगी तथा देश को बहुत बड़ी आबादी की संपर्क भाषा भी बन जाएगी। आयोग का ये मानना था कि हिंदी चूंकि उस समय चल ही रही थी, तो उन्होंने इस चीज पर फोकस ही नहीं किया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि आगे हिंदी का क्या, आगे जो है भविष्य है वो क्या होगा। उन्होंने ऐसी अपनी जो विचारधारा थी, अपने जो जो समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए वो अध्ययन करने के बाद में उन्होंने ऐसा विचार प्रस्तुत किया कि जो संविधान में जो हिंदी, जो संविधान ले लीजिए या फिर हमारे जो उस समय वर्तमान स्थिति थी उसको देखते हुए हिंदी का जो भविष्य होगा वो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों में जैसा है वैसा चलता रहेगा, और जो जैसे कि केंद्र है, राज्य सरकारें हैं, उनमें जो पत्र व्यवहार जो उस समय चालू हुआ था ब्रिटिश शासन के टाइम पर, अंग्रेजी माध्यम को लिया गया था, पत्र जो जा रहे थे वो इंग्लिश में जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश में अगर भाषा परिवर्तन आएगा, परिवर्तन के साथ साथ वो हिंदी अपने आप ही बढ़ने लगेगी और जो राज्य है वो केंद्र में वो स्थापित हो जाएगी। पत्र व्यवहार है उन सब में भी वो चली जाएगी। लेकिन जो आयोग ने इस पर इतना विचार ही नहीं किया था, तो जो नॉर्मल सी शिक्षा भाषा की जो नीति थी वो उसी प्रकार से उन्होंने ऐसा कहा कि जो चल रहा है वो उसी क्रम में चलता रहेगा, वो हिंदी को इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं उन्होंने समझी कि आगे क्या भविष्य होगा उस पर कुछ ध्यान दिया जाए। यह सामान्य भाषा के रूप में हिंदी राष्ट्रीय एकता और लोगों की पारस्परिक घनिष्ठता में वृद्धि करेगी। जो हिंदी है वो कहते हैं कि मदर टंग मातृभाषा है, तो कहीं ना कहीं हिंदी को देखते हुए हमारे अंदर संवेगात्मक चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आ जाती है। हम किसी को भी हिंदी बोलते हुए सुनते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम उससे जान पहचान नहीं भी हो तब भी हम संवेगात्मक रूप से उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो जो हिंदी है वो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखेगी और लोगों में जो घनिष्ठता है उसकी वृद्धि करेगी। जो हम देखते हैं कि किसी भी राज्य में जाए, अगर हम वहाँ अपने राज्य से की भाषा को सुनते हैं तो हम वहाँ पे असहज महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे क्षेत्र के ही है, इन सब चीज ऐसा प्रतीत होता है। तो हम वहाँ पे भी घनिष्ठता अनुभव करने लगते हैं। वहाँ पे अपरिचय जो होता है वो उसका अनुभव नहीं करते हैं, हम बिल्कुल आसानी से वहाँ पर जुड़ाव का महसूस करते हैं। यदि राष्ट्रीय भावना में पढ़कर अंग्रेजी को माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया तो इसका परिणाम भारत के लिए हानिकारक हो सकता है। आयोग ने ऐसे एक सुझाव प्रस्तुत किया कि अगर हम अंग्रेजी को हटा देंगे माध्यमिक शिक्षा से तो कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा, या ये कहें कि हम कुछ जो नई चीज़ें जो डेवलप करना चाह रहे हैं वो नहीं डेवलप कर पाएंगे। बालकों में जो कुछ नई चीज़ें, जैसे कि उस समय ब्रिटिश शासन से ही हम निकल कर आ रहे थे, तो अगर ये कहा जाए कि जो भारत है वो सभी चीज़ों को ग्रहण करता है, तो आयोग ने अंग्रेजी को भी महत्व दिया। उसने ये कहा कि अगर हम अंग्रेजी को हटा देंगे तो कहीं ना कहीं हम वर्तमान स्थिति से जो विकास की दिशा हम पकड़ रहे हैं उसमें हम कुछ अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाएंगे। तो अगर हम अंग्रेजी को भी महत्व देंगे, अंग्रेजी को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, तो हम जो विकास की दिशा है उसमें अच्छा कार्य कर पाएंगे। आयोग ने इसी क्रम में पाठ्यक्रम के विषय में सुझाव दिए। वो सुझाव इस प्रकार थे कि आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम एक संपूर्ण इकाई होनी चाहिए। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि जो माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण है, स्वयं में संपूर्ण होना चाहिए, और वो होता भी है, क्योंकि बालक उस समय जितना भी अध्ययन करना होता है, जितनी भी चीज़ें जानना चाहता है, वो सब कहीं ना कहीं उसके अंदर डेवलप होने लगता है
वो हर चीज़ को जानने का प्रयास करता है, और जो जो बिंदु या ये कह दीजिए कि जो पाठ्यक्रम उससे उसकी पहुंच से दूर हो जाता है, जो वो नहीं समझ पाता है कि अब जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर जैसे विषय, हम उससे कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, दूर रहते नहीं हैं, लेकिन हम उस समय नहीं मिल पाता है ज्ञान, तो हम ना ही उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं और ना ही तो माध्यमिक शिक्षा ने पाठ्यक्रम को संपूर्ण इकाई माना, और उन्होंने कहा कि इकाई होनी भी चाहिए कि हर हर पाठ्यक्रम को रखा जाए, हर विषय को रखा जाए, ताकि ये एक संपूर्ण इकाई बन सके। पाठ्यक्रम के विषय में सुझाव, अन्य सुझाव ये था कि पाठ्यक्रम का जीवन उपयोगी होना चाहिए। आयोग ने प्रस्तुत किया कि जो पाठ्यक्रम है, जो भी हम विषय लगा रहे हैं या फिर जो भी कोर्स हम डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं जीवन से रिलेटेड होना चाहिए। अगर हम जीवन से जुड़े हुए पाठ्यक्रम को रखेंगे, तभी हम संपूर्ण सार्वभौमिक विकास कर पाएंगे बालक का। जहाँ हम बात कर रहे थे, जो हमारा उद्देश्य लेकर चले थे कि नैतिक, चारित्रिक और सर्वांगीण विकास करना है, व्यवसायिक विकास करना है, नेतृत्व का विकास करना है, तो जब हम हमारा पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी होगा, तभी हम सभी पक्षों का विकास कर पाएंगे, सभी पक्षों पर ध्यान दे पाएंगे। आयोग ने अगला जो पाठ्यक्रम के विषय में सुझाव है वो ये दिया कि पाठ्यक्रम द्वारा सम्मानित रोजगार प्राप्त करना तथा संतुष्ट एवं सफल जीवन जीने की योग्यता प्रदान करना। जो पाठ्यक्रम हो वो मान्यता प्राप्त हो, और जो डिग्री दी जाए वो समाज में कहीं ना कहीं हमें प्रतिष्ठा, सम्मान ये सब दे, ताकि हम जो भी पाठ्यक्रम का चुनाव कर रहे हैं उससे स्वयं में संतुष्टि भी प्राप्त कर सकें, और जो हमारा जीवन है उसको सुचारू रूप से क्रमबद्ध विकसित कर सकें, और कहीं ना कहीं समाज से, उस पाठ्यक्रम से रिलेटेड समाज में जो परिवर्तन हम कर सकते हैं उसको हम बढ़ावा दे सकें, और जो योग्यता हमें प्राप्त हुई है उसको सफल बना सके। अगला सुझाव था कि पाठ्यक्रम द्वारा अवकाश का सदुपयोग करना। आयोग ने ये सुझाव दिया कि जो भी पाठ्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने बालकों के लिए, वो ऐसा होना चाहिए कि हम अगर अवकाश मिल रहा है, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल आता है तो हमें छुट्टियां दी जा रही हैं, अवकाश जो दिए जा रहे हैं, वो पाठ्यक्रम ऐसा हो कि वो अवकाश के समय में भी हमारे लिए सदुपयोग दे, यानी कि हमारा हमारे उपयोग आ सके। जैसे अब इस समय देख सकते हैं, वर्तमान स्थिति में बालकों को असाइनमेंट दिए जाते हैं और प्रैक्टिकम वर्क दिए जाते हैं, और ऐसे प्रयोगात्मक कार्य दिए जाते हैं, जैसे कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाते हैं, और जैसे ज्वार भाटा करके साइंस में दिए जाते हैं, और गणित विषय में दिए जाते हैं कि गणित जो भी कुछ फॉर्मूला है उनको चार्ट पेपर में कैसे लिखना है, और थर्माकोल के माध्यम से कैसे नए नए तरीके से उसको बिल्कुल अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उन सब चीज़ों पर जोर दिया कि हम अगर उनको प्रैक्टिकल रूप से बनाएंगे या फिर बालकों को बनाना सिखाएंगे, तो जो अवकाश के समय में भी वो शिक्षा का अध्ययन कर सकेंगे, पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकेंगे, वो इधर उधर अपना समय व्यर्थ ना गवाते हुए वो कुछ नया उस अवकाश के समय में भी सीख सकेंगे। आयोग ने पाठ्य विषयों का सह संबंधित होना। आयोग ने सुझाव दिया कि जो पाठ्य विषय जो लगाए गए हैं वो हमारे सह संबंधित होने चाहिए। आयोग ने ऐसा कहा कि जो भी हमारे पाठ्यक्रम लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करना चाहिए, कि हर विषय से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो भी विषय पढ़ रहे हैं वो अलग अलग दिशा की ओर हमें ले जाए, एक ही क्रम होना चाहिए, मतलब जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी हिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम है
वो हमारा ज्योग्राफी उसी वर्तमान स्थिति को जोड़ते हुए हो, या जो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो हमारी दूसरी भाषा अंग्रेजी जो हम पढ़ रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हो, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में हम वाक्य प्रयोग सीख रहे हैं या फिर विलोम शब्द ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, तो सेम उसी तरह उसी तर्ज पर जो अंग्रेजी भाषा हम सीख रहे हैं उसमें भी विलोम शब्द हो या फिर सेंटेंस बनाना हो, तो अगर हम इन सब चीज़ों को कोरिलेट करते हुए रखेंगे तो बालकों में हम अच्छा विकास कर पाएंगे, और बालकों की जो कहते हैं भाषाई जो विकास होता है उसको भी हम कहीं ना कहीं अच्छा बना पाएंगे। पाठ्यक्रम के विषय में सुझाव ने जो आयोग ने जो अगला सुझाव दिया था वो यह था कि लचीलेपन का सिद्धांत, जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उसमें लचीलापन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल जैसे गणित विषय में बहुत ही कठिन कठिन थ्योरम्स रख दी जाती हैं, वो भी रखी जाए, लेकिन जो छोटी छोटी हैं, कहते हैं कि नवीन पूर्व से नवीन, जैसे पहले हम गणित में जोड़ घटाना सीखते हैं, फिर डिवीज़न मल्टीप्लाई सीखते हैं, फिर भिन्न देखते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे रूल्स के माध्यम से हम धीरे धीरे पाठ्यक्रम को अच्छा बनाने का, या ये कह दी कि बिल्कुल जड़ बनाने का प्रयास करें कि बालक में जो पाठ्यक्रम है उसमें लचीलापन भी उसको महसूस हो, उसमें उसको अध्ययन करने में उसको बिल्कुल कठिनाई का अनुभव ना हो, और जो पाठ्यक्रम है वो भी बिल्कुल लचीला हो। आयोग ने इसी क्रम में जो विषय थे विषयों को 2 भागों में विभक्त किया। पहला विषय था कि अनिवार्य विषय और दूसरा था ऐच्छिक विषय। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जो अनिवार्य विषय हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, उस पर भी आयोग ने अपनी प्रस्तुति दी, और जो ऐच्छिक विषय यानी कि बालकों की जो रुचि है उसके अनुसार जो विषय रखने चाहिए उनको भी उसने ध्यान में रखा। जो अनिवार्य विषय के रूप में थे वो पहला था मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। आयोग ने मातृभाषा को उस कहीं ना कहीं ध्यान तो दिया ही था, इसीलिए अनिवार्य विषय के रूप में आयोग ने ये प्रस्तुत किया कि मातृभाषा होनी चाहिए या फिर बालक की क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। और अनिवार्य विषय में दूसरा विषय यह था कि हिंदी या प्रारंभिक अंग्रेजी होनी चाहिए, सामाजिक विज्ञान भी होना चाहिए, गणित होना चाहिए, क्योंकि बालक के लिए गणित होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम बालक में भाषाई विकास कर रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा का विकास कर रहे हैं, तो गणितीय विकास भी होना चाहिए। कहते हैं कि अगर बालक के अंदर गणितीय विकास होगा तो बालक कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों को टेक्निकल चीज़ों को सीखेगा, कि जोड़ घटाने में या व्यवहारिक जो नॉलेज होगा, यानी बालक कहीं अगर कोई सामान लेने जा रहा है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो जिन पर मतलब ध्यान दे रहा है वो चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए गणित का चुनाव जरूर आवश्यक है। सामान्य विज्ञान होनी चाहिए, और उसी क्षेत्र को देखते हुए कटाई, बुनाई, काष्ठ कला, धातु कार्य, टंकण शिक्षा और सिलाई, कढ़ाई, बागवानी हो गई, मॉडलिंग हो गई, प्रयोगात्मक कार्यशालाएं हो गई, इन सब विषयों को उन्होंने अनिवार्य रूप से रखने का प्रावधान प्रस्तुत किया। और इसी क्रम में ऐच्छिक विषय जो उसने दिए कि जो बालक अगर उसमें रुचि रखता है तो उन विषयों को अपने अकॉर्डिंग वो चयन कर सके। ऐच्छिक विषय जो थे वो मानवता शास्त्र, विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, कृषि, ललित कलाएं, गृह विज्ञान। ऐच्छिक विषयों में आयोग ने जो सुझाव प्रस्तुत किए वो मानवता शास्त्र में यह कहा कि बालक यदि शास्त्रीय भाषा जिसे अनिवार्य रूप में न लेना चाहे तो उसके अंतर्गत वो एक नॉर्मल सी जो गणित है, उस समय जो गणित भी 2 तरह की चलाई जाती थी, एक गणित विषय था, एक प्रारंभिक गणित थी, जिससे कि बालक
सीख जाता था गणित, लेकिन उसके जो पाठ्यक्रम का जो लोड था, जो यदि वो बालक गणित में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, उसकी बुद्धि उस तरफ विकसित नहीं हो पाई है, तो बालक के लिए ये नहीं था कि जो अनिवार्य विषय है वो तो दिए गए, साथ में ऐच्छिक विषय जो एक और अधिक रुचि लेना चाहता है या रुचि रखता है, तो उसके अंतर्गत वो और भी चीज़ों का अध्ययन कर सके। मानवता शास्त्र के विषय के अंतर्गत उसने रखा कि इतिहास होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए, साधारण अर्थशास्त्र जो है वो विषय होना चाहिए, नागरिक शास्त्र होना चाहिए, उसी क्रम में संगीत को भी रखना चाहिए, सामान्य मनोविज्ञान भी होना चाहिए, तर्क जो सामान्य मनोविज्ञान है उसमें तर्कशास्त्र भी होना चाहिए, तथा गृह विज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि ये जो उसके रुचि के विषय होंगे, अगर वो चाहेगा तो वो किसी भी विषय का चयन कर सके जो कि उसके इंटरेस्ट के अनुसार, यानी कि उसकी रुचि को, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको रुचिपूर्ण बनाने के लिए वो अन्य ऐसे विषय चुन सकता है, क्योंकि जो हमारे अनिवार्य विषय है वो कहीं ना कहीं टफ होते थे, बालक कहीं ना कहीं पढ़ के बोर हो जाता था। तो ऐच्छिक विषय इसलिए लगाए गए ताकि वो जब भी वो इन चीज़ों से बोर हो जाए तो वो नई अपने ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़ सके जो बोरियत का अनुभव वो ना कर सके। ऐच्छिक विषय को दूसरा वर्ग जो विभक्त किया वो विज्ञान था, और इस विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान व स्वास्थ्य विज्ञान, ऐसे विषयों को उसने महत्व दिया कि बालक विज्ञान के अंतर्गत यदि डीपली और अध्ययन करना चाहता है या उसमें रुचि रखता है तो उसके अंतर्गत वो रसायन शास्त्र भी पढ़ सके, भौतिक शास्त्र पढ़ सके, जीव विज्ञान पढ़ सके और शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो भी पढ़ सके। इसी क्रम में ऐच्छिक विषय जो थे वो तीसरा वर्ग जो विभक्त किया गया था वो तकनीकी का विषय था। तकनीकी विषय के अंतर्गत व्यवहारिक गणित को रखा गया, जो ज्यामितीय ड्राइंग थी, जो ज्यामितीय उस समय दी जाती थी कि जो ज्यामितीय विषय वो होते थे, जैसे कि पहले रेखा गणित वगैरह सिखाई जाती थी कि वृत्त हो गए, त्रिज्या हो गई, इन सब विषय में अगर छात्र रुचि रखता है तो इस विषय को भी उन्होंने महत्व दिया। दूसरा इसी में था कि यांत्रिक इंजीनियरिंग यानी टेक्निकल मशीनरी जो चीजें हैं, अगर बालक रुचि रखता है तो इस विषय को भी उसने महत्व दिया कि ये भी विषय रखना चाहिए कि मशीन, अगर बालक है मशीनें बनाना, हम देखते हैं कि बालक जो होता है कि कुछ बालकों में ये चीजें पाई जाती हैं कि वो बालक बचपन में ही घड़ियां खोलना शुरू कर देता है या फिर अपने आसपास जो मशीन पड़ी होती है उसको खोलना शुरू कर देता है। तो बालक की वो रुचि अगर हम देख लेते हैं तो ऐच्छिक विषय आयोग ने इसीलिए प्रस्तुत किए कि बालक की रुचि हम यदि देख पा रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम मशीनरी इंजीनियरिंग यानी यांत्रिकी जो इंजीनियरिंग है उसको भी रखें। बालक उसमें यदि रुचि लेता है तो उस विषय को भी चयन कर सके। इसी के अंतर्गत विद्युत इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में एक यह भी कहते हैं ऑप्शन रखा कि जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग होता है कि बिजली कहाँ से आती है, बिजली कैसे उत्पन्न हुई, अगर बालक के अंदर ये रुचि है कि इलेक्ट्रिक के बारे में जानना चाहता है या रुचि रखता है तो इस विषय को भी रखा जाना चाहिए। इसी क्रम में व्यवहारिक विज्ञान जैसे विषयों का भी चयन किया जिससे कि बालक अपना व्यवहारिक जीवन में कुशलता सीख सके और कुछ अच्छा उसमें ज्ञान प्राप्त कर सके। आयोग ने ऐच्छिक विषय को वाणिज्य जैसे विषय में भी विभक्त किया, जिसके अंतर्गत कॉमर्शियल प्रैक्टिस, वाणिज्य, भूगोल तथा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक हो गया और नागरिक शास्त्र के तत्व तथा टंकण। वाणिज्य में देख लेते हैं कि
सबसे पहला तो वाणिज्य के नाम से ही हम कॉमर्शियल देखते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया। अगर बैंकिंग के विषय में छात्र रुचि रखता है या फिर इकोनॉमिक के क्षेत्र में रुचि रखता है, और नागरिक शास्त्र के और अन्य तत्व होते हैं, जैसे कि हमारे जो कर्तव्य हैं, जिनके अनुसार जो हम समाज में देखते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ों को जैसे कंप्यूटरी क्षेत्र हो गया, उससे जोड़ने का बालक को रुचि उत्पन्न होती है, उससे जोड़ने का प्रयास करें। या फिर शॉर्ट हैंड टाइपिंग हो गई, उसमें अगर रुचि रखता है तो बालक को वो भी विषय दिया जाए। तो आयोग ने बालकों के लिए एक वाणिज्य विषय का भी चयन किया कि बालक अगर इन क्षेत्रों में रुचि रखता है तो उनको भी वो चयन कर सके, उनका चयन कर सके। अन्य वर्ग ये था कि कृषि के क्षेत्र में सामान्य कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, जो अभी हम सीख ही रहे थे, पशुपालन को बढ़ावा दिया, बागवानी को बढ़ावा दिया, उद्योग जैसे गेहूं हो गया, ये सब फसल, मतलब कृषि के अंतर्गत ही कई फसलें होती हैं, उनके विषय में यदि रुचि रखता है तो वो अलग अलग विषय के रूप में होने चाहिए। और कृषि रसायन हो गई कि अगर कोई खेती है अगर की जा रही है तो वो और कैसे इफेक्टिव बनाई जा सकती है, तो ये कृषि रसायन के अंतर्गत आता है। बालक को ये भी विषय चयनित सुझाव दिया गया कि बालक इस विषय में भी अपना इंटरेस्ट ले सकता है या अपने व्यवसाय का चयन कर सकता है, इसलिए इन विषयों का भी चुनाव किया गया। वनस्पति विज्ञान को रखा गया कि कौन सी औषधि, कौन सी वनस्पति कहाँ हमारे उपयोग में आ सकती है। अगर बालक इस विषय में रुचि रखता है तो उसका भी चयन कर सके। आगे अगला क्रम था जो वो ललित कला। ललित कला जैसे बालक भी रुचि रखते हैं, लेकिन जो समय था उसमें छात्राएं, बालिकाएं इन विषयों में अधिक रुचि रखती थी, क्योंकि घर से बाहर व्यवसाय करने उनको नहीं दिया जा सकता था, असुविधा होती थी। इसलिए ललित कलाओं को भी रखा गया ताकि ललित कलाओं के अंतर्गत चित्रकला सीख सके या ड्राइंग पेंटिंग सीख सके, या फिर कला इतिहास जो है कि कला का जो इतिहास रहा है वो किस प्रकार रहा है और आगे क्या उसमें विकास किया जा सकता है उसको भी वो पढ़ सके। संगीत कला को भी उन्होंने महत्व दिया, और नृत्य कला, जैसे कि जो छात्राएं नृत्य में रुचि रखती हैं, संगीत में रुचि रखती हैं, उन विषयों को भी आयोग ने स्थापित किया, उन्होंने सुझाव दिया। मॉडलिंग जैसे विषय को भी रखा, और मॉडलिंग से रिलेटेड जो और भी सिलाई कढ़ाई ये सब उसके अंतर्गत ही आती है कि आयोग ने इन चीजों को भी प्रस्तुत किया। अगला वर्ग जो ऐच्छिक विषय को अगले वर्ग में उन्होंने विभक्त किया कि गृह विज्ञान होना चाहिए, जहाँ की हम देख रहे थे कि अनिवार्य विषय के रूप में भी इन विषयों को वो रख रहे थे कि मॉडलिंग जैसे एक सिलाई कटाई बुनाई हो गई, इन सब चीज़ों को वो अनिवार्य विषय के रूप में भी रख रहे थे, क्योंकि अगर बालिकाओं को अनिवार्य विषय, क्योंकि बालिकाओं के लिए कहते हैं कि ये सब विषय बहुत ही सहज भी होते हैं और वो घर बैठे इन सब चीज़ों को भी सीख सकती है, कर सकती हैं, तो अनिवार्य रूप से भी विषय दिए गए, प्लस ऐच्छिक भी दिए कि अगर वो कुछ बालक ऐसे हैं जो इन सब विषयों में रुचि रखते हैं तो वो इन सब विषयों को भी चुनाव कर सकें, उनको भी ग्रहण कर सकें। इसी क्रम में दर्शिका, आयोग ने, यस मैम, दर्शिका, बेटा इससे पहले जो आपने पीपीटी बना रखी थी वो जबरदस्त Yes, थी, बहुत सुंदर और बहुत इफेक्टिव मैनर ऑफ एक्सप्लेनिंग, बट जस्ट लुक एट द टाइम एंड मैनेज द क्लास। यस मैम, यदि किसी की क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। समय को ध्यान में रखते हुए और वर्चुअल क्लासेस में थोड़ा सा आपको इस बारे में सिंसियर होना चाहिए कि हाँ, मैंने आपसे कहा था ना 5 मिनट पहले, आप खुद ही जो है इस बात का ख्याल रखिए कि हम लोगों को दूसरे आगे टीचर्स आर देयर वेटिंग, इजंट इट? क्योंकि मैम किसी की क्वेरी नहीं होती है इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पीपीटी बनाने के तरीके बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू मैम। तो इसी के साथ हम इस क्लास, हाँ, कल की क्लास में इसको पढ़ेंगे
और क्या कहते हैं, इसी के साथ हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Ma'am.